शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये जो वीडियो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मॉड्यूलर फर्स्ट जो है पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्नोत्तरी उसको सॉल्व करना है। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं और इसमें जो मूल्यांकन वाला जो कॉलम आपको डिस्प्ले हो रहा है उसको जैसे ही हम प्ले करते हैं तो प्ले करते साथ ही हमको प्रश्नोत्तरी का जो कंटेंट है अपलोड होगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी लाइव प्रूफ। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी होने वाला है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का निर्माण निम्न में किसके पूरा करने के लिए होता है। तो यूनिवर्सल है तो सभी छात्रों की आवश्यकता के लिए होता है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है गैर वैकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने में। तो बच्चे आखिर क्या है, तो विकलांग या बिना विकलांग बच्चे। यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा। तो प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर शिक्षक मतलब मार्गदर्शक का पर्याय है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिक्षक है हमेशा शिक्षक विद्यार्थियों को मोटिवेट ही करे और मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर है पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित। जी हाँ, विद्यार्थी केंद्रित की बात की गई है इसमें, मगर पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा है तो हम क्या बनाएंगे, जश्न मनाएंगे। जी हाँ, जश्न मनाएंगे। कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है तो इसका आंसर है चौथा, कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। समावेशी शिक्षा एक विशेष प्रकार की शिक्षा है। इसके संदर्भ में हम चर्चा भी करने वाले हैं आगे। तो इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम जो है। तो इसका आंसर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, इसका आंसर होगा क्योंकि ये विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल होते हैं इसमें। और ये जो शिक्षा ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है किसमें, तो एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने का। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठचर्या के लिए मान्य नहीं है। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत, जी हाँ, पाठचर्या के लिए मान्य नहीं है तो भारत आएगा। या भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, तो इसका आंसर यही होगा। या भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है। तो स्कूल पाठ्यक्रम जो है समाज की संस्कृति को दर्शाता है। समाज जैसा होगा वैसी उसकी शिक्षा प्रणाली होगी। स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आएगा हमेशा सीखने की बात करेगा। जी हाँ, छात्रों के सीखने के प्रतिफल की बात करेगा। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है छात्रों के सीखने के प्रतिफल का परिणाम है। तो यहाँ पर अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षार्थी हितैषी होना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वह वे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षार्थी हितैषी और चिंतनशील है। तो इसका आंसर चौथा होगा। तो ये आप याद रखिए, शिक्षार्थी हितैषी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है समान विकलांगता वाले दो बच्चे को क्या करेगा, शिक्षक क्या करे, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर शिक्षक बिल्कुल उन पर हस्तक्षेप ना करे, उनका जो विकलांगता संबंधित जो है, क्योंकि शिक्षक का जो कार्य है वह शिक्षा देना है। तो यहाँ पर समान विकलांगता वाले दो बच्चे को कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है पद क्रम के अनुसार लगाएं। तो यहाँ पर जो आपको पहले जो आएगा उसको आपको वहाँ से उठाकर उस कॉलम में फिट करना है। तो पहला आंसर आएगा राष्ट्रीय, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले आएगा। तो हम पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करेंगे। दूसरा फिर आएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हम बनाएंगे। शिक्षा नीति कैसा है वैसे हम पाठचर्या की रूपरेखा बनाएंगे। और पाठचर्या पहले आएगा, फिर पाठ्यक्रम आएगा। इसके बारे में पाठचर्या और पाठ्यक्रम क्या होता है आगे हम बताएंगे। पाठचर्या पहले आएगा क्योंकि यह वृहद अवधारणा है। पाठ्यक्रम नीचे आएगा, पाठ्य पुस्तकें आएंगी, पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार होती हैं। फिर शिक्षक सहायक सामग्री आएगा, फिर सीखने के प्रतिफल आएगा। तो यहाँ पर जो कॉलम टोटल 7 है उसको आपको जमाना है यहाँ पर उठाकर। जी हाँ, जैसे ही हम उसको कर्सर से उठाकर वहाँ उस खाने पे चित करेंगे तो ये आंसर आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या, पाठ्यक्रम आएगा। तो अगला क्वेश्चन आएगा यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है जो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस
पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा कि जो बच्चों की अवधारणा है उस पर होगा, मतलब राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का जो संदर्भ है, ये दूसरा जो कॉलम है ये इसका आंसर होगा। क्योंकि जैसे ही निष्ठा वाला हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हर का क्वेश्चन अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि हर शिक्षकों का क्वेश्चन एक ही सा होगा, ऑप्शन एक ही होगा, ऐसा नहीं है। उचित समर्थन के लिए के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्ग से संबंधित शिक्षण को किस रूप से जाना जाता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि ये पाठ्यचर्या और समावेशी है तो समावेशी शिक्षा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम हमारी खालिस्तान से अपनी सामग्री का चयन करता है, तो ये संस्कृति से ही चयन करेगा। जैसी संस्कृति रहेगी वैसी हम पाठ्यक्रम भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज जैसा है तो वहाँ की जो हर समाज की अलग अलग संस्कृति होती है और संस्कृति के अनुरूप ही पाठ्यक्रम या सिलेबस का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम देखा था कि यूडीएल क्या है, तो हम देखा कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी जो होता है, छात्र होता है, उसके प्रत्येक पार्ट में सभी 3 नेटवर्क को संबोधित करने का जो प्रयास करता है। मतलब ये है कि जो दृष्टि विकलांगता वाला जो छात्र होता है उसको श्रवण विधियों का उपयोग करना है शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी हाँ 2020 NEP 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न में आने वाले बच्चों संबंधित, तो इसका आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह। जी हाँ, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह है वही बच्चों को संबंधित है। ये जो है NEP 2020। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूडीएल का, तो यूडीएल का हम बात आगे कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, राम दृष्टिबाधित छात्र है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा, तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। जी हाँ, वो देख नहीं पा रहा है तो स्कूल भवन में जो उभरा हुआ जो मानचित्र है वह या नक्शे हैं उससे वो देख सकता है, मतलब अंतरात्मा से वो देख सकता है, पहचान सकता है अनुभव से। सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं, सीखने का जो प्रतिफल है वह किन बातों पर स्पष्ट करेगा, तो है एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। तो ये आंसर होगा। आंसर जो है एक जैसा नहीं होगा। जी हाँ, ये कभी ए में चला जाएगा, कभी बी में चला जाएगा और मछली की तरह आगे पीछे होता रहता है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम आंसर आएगा डी, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और दृष्टिकोण का विकास। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप से जाना जाता है, तो यहाँ पर रूप बोल रहा है तो जी हाँ प्रारूप की बात करेगा। जी, पाठ्यचर्या प्रारूप। आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करते साथ तुम 60 क्वेश्चन इसमें हैं उसको नोट कर लीजिए। जब आप निष्ठा ऐप खोलेंगे तो आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर कैसा होगा, तो इसमें शॉर्टकट आप देख लीजिए, प्रारूप आया तो रूप आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है, तो यहाँ पर डिजाइन नहीं है पाठ्यक्रम का, तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको जो क्वेश्चन है एक और आंसर है उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए और जब आप निष्ठा ऐप में आप मूल्यांकन करें तो बाकायदा उसको आंसर लगा लीजिए। मगर इसी में ये बेटर होगा कि कॉन्सेप्ट भी समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ के ही आंसर लगाइएगा, क्योंकि लाइव प्रूफ है। तो पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा गया, तो एनसीएफ और पाठ्य पुस्तक। देखिए 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और टोटल क्वेश्चन थे 20 और कितने है स्कोर देखिए 18 आए हैं। जी हाँ, 20 में मैंने सिर्फ 18 सही बनाए हैं। तो मैं इसको फिर से रीडो करता हूं और आगे मैं और इसको सुधारने का प्रयास करता हूं कि रीडो के जरिए मैं आगे और टोटल 60 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। आपको यहाँ पर 20 में 20 लाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे द्वारा दो क्वेश्चन गलत किए गए हैं, आप इसको सुधार लीजिएगा। मगर आगे भी आप वीडियो देखेंगे तो ये पूरी तरह से सुधर जाएगा, 20 में 20 सही बनेंगे। तो क्या मैं आगे देखता फिर से 20 क्वेश्चन आएगा, क्या सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन UDC के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर विशेष रूप से विशिष्ट सीखने की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने को अनुकूलित या डिजाइन करें। तो यहाँ पर हम देखें डिजाइन करें वाला जो कॉलम आएगा उसका आंसर है। तो कुल मिला के देखा गया है कि जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें डिजाइन वाला जो ऑप्शन है वो ही होगा, तो इसमें नहीं है। तो विशेष रूप से विशिष्ट रूप सीखने वाला डिजाइन वाला बात कर ले। तो अगला क्वेश्चन आएगा, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है जो निम्न में से क्या फायदेमंद है। देखिए रिपीट हुआ है फिर क्वेश्चन, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देंगे और अधिक प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे जो शिक्षक है छात्र को। तो ये आंसर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आंसर रिपीट होते हैं। तो 60 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कॉपी में उतारना है
मतलब पूरी तरह से आप प्रश्न को ना लिखें, हल्का शॉर्ट कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आरटीई अधिनियम प्रदान करता है, मतलब क्या अगला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, आगे भी आएगा। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, जो अगला आंसर था। तो अगला क्वेश्चन है स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता क्या है, तो बच्चों का समग्र विकास। तो यहाँ पर बच्चों का जो समग्र विकास है, चहुमुखी विकास है, उसकी बात करता है। जो सिलेबस जो है उसकी प्रमुख चिंता जो है, जी हाँ, बच्चों का समग्र विकास है। तो ये एक चिंता का विषय के अंतर्गत क्या है, बच्चों का समग्र विकास। तो इसका आंसर है, बहुत इजी आंसर है इसका। तो आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई, जी हाँ आ गया फिर से वही, कब अधिनियमित किया गया था, कौन से वर्ष में लागू किया गया था, उसमें दिया गया था किस वर्ष की आयु के बच्चों को दिया। तो हम पहले आरटीई की बात कर लें कि ये आरटीई 2009 है और ये जो भारत की संसद एक अधिनियम है, मतलब ये एक प्रकार का अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। जी हाँ, अधिनियमित कब किया गया था, 2009 को 4 अगस्त को। बाद में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से हुआ था चालू। अगला क्वेश्चन है सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करता है, तो फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका सीखने का जो प्रतिफल है वो क्या करेगा, एक निर्धारित पाठ्यक्रम की विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के दृष्टिकोण का विकास करता है। तो यहाँ पर सीखने के प्रतिफल में फिर से रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा रिपीट भी होता है। समान विकलांगता वाले 2 बच्चों को क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें है ऑप्शन ए, उसमें था डी में था ये, है ना। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों का क्या करें। तो इसका हम पाठचर्या होता क्या देख लेते हैं कि पाठचर्या में हम देख सकते हैं कि पाठचर्या का संबंध सीखने वाले से होता है। इसका मतलब यह है कि पाठचर्या का संबंध सिखाने वाले से भी होता है, मतलब सीखने सिखाने दोनों से होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्रकार कड़ी है सीखने सिखाने की। पाठचर्या की जो सहायता से एक शिक्षक यह पता लगाता है कि क्या पढ़ना है, पढ़ाना है, किन क्रियाओं में भाग लेना है। इन सब जानकारी के लिए छात्र और अध्यापक दोनों के लिए पाठचर्या की आवश्यकता होती है। तो एक बृहत अवधारणा है, तो इसका आंसर है पाठ्यक्रम। जी हाँ, पाठचर्या का मैंने डील किया, मगर ये इसका आंसर होगा पाठ्यक्रम। जी हाँ, सिलेबस एक संकुचित अवधारणा हो सकती है जिसमें छात्र ही समाहित होता है। पाठ्यक्रम को हम कैरिकुलम के नाम से भी जानते हैं, और कैरिकुलम जो है लैटिन भाषा से बना हुआ है। जी हाँ, कुर्रेट से बना हुआ है। तो कुर्रेट का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो हम देख सकते हैं कैरिकुलम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अर्थ होगा कि किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना। तो ये पाठ्यक्रम का बहुत अच्छा अर्थ है। तो देखते हैं UDL का निर्माण निम्न में से किसको पूरा करने के लिए होता है। तो सभी छात्रों की आवश्यकताओं के लिए, सभी छात्र की बात करता है यहाँ पर 3 स्टेप में, मतलब हर छात्र जैसा होगा वैसा ही उसको शिक्षा देना है। तो यहाँ पर है NEP 2020 स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो 5+3+3+4, ये जो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। बहुत अच्छा है, ये गाने की तरह भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या के लिए मान्य नहीं है। तो फिर वही बात कर रहा है, पाठचर्या के लिए मान्य नहीं, तो भारत भारत भारत। जी हाँ, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, तो ये नहीं होगा मान्य। तो यहाँ पर हम देखना ये है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होता है। यहाँ पर हम चर्चा कर लें पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। तो पाठचर्या पाठ्यक्रम में अंतर की बात हम बाद में करेंगे। तो फिर से रिपीट हो रहा है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्न में कौन सा उसके अभिविन्यास। तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो गया था, वहाँ पर ए था। तो उचित समर्थन के लिए, मतलब उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है। तो समावेशी शिक्षा। जी हाँ, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर याद रखिए 20 क्वेश्चन में कम से कम यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप कॉपी में उसको नोट कर लिए। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी फिर वही संस्कृति से अपनी सामग्री का चयन करता है, संस्कृति की बात करेगा, वहीं से चयन करेगा। यहाँ पर समाज ऑप्शन में नहीं है, संस्कृति है, तो संस्कृति का आंसर आएगा। तो कुछ परिभाषा मुझे अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सिलेबस का, तो यहाँ पर सिलेबस का जो बपीट महोदय ने बताया था कि यहाँ पर जो प्रतिदिन हम या 24 घंटे में जो भी समस्त क्रियाएं जो करते हैं वो रियल में पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसका आंसर
होगा एनसीएफ का राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक नीतियों से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी होगा। ये कुछ नया क्वेश्चन लग रहे हैं, रिपीट नहीं हुए हैं। एनसीएफ का राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक नीतियों से कोई संबंध नहीं है। अगला है आकलन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो आकलन होता क्या है? आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना। यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए उसकी मदद करना। यहाँ पर शिक्षक यही करेगा कि वो अगर परेशानी आ रहा है, उसको सीख नहीं पा रहा है, तो उसको दूर करने का बात करेगा। तो यहाँ पर जो आकलन का वास्तविक उद्देश्य होगा सीखने में अंतर की पहचान करेगा और आवश्यक सहायता प्रदान करे। तो ये आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है। तो ये भी रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। सीखने की अंतर की पहचान करे और आवश्यक सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है यूडीएल कितनी बार आता है। देखिए यूडीएल किस प्रकार के छात्रों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। तो उनकी क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र आएंगे इसमें। यूडीएल मतलब सार्वभौमिक की बात कर रहा है। तो हम देखें एनपी 2020 की हम बात करें तो आगे हम शिक्षा अधिकार की बात कर लेते हैं। जैसे कि डिस्प्ले हुआ था, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह जो हैं ये है NEP 2020 समावेशन निधि। तो इसमें ब्लैंक जो है उसमें आएगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित। तो यहाँ पर हम जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर जो RT है, RT में क्या क्या बातें रखी गई हैं हर शिक्षक को जानना अनिवार्य है यहाँ पर कि RT में किस प्रकार से एक निजी विद्यालय को जुर्माना लगाया जा सकता है, कैसे किस प्रकार से जो बच्चे हैं एडमिशन ले सकते हैं और किस उम्र के जो बच्चे हैं वह मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिका एवं मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसलिए इन्हें तो यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा बता सकते हैं कि सभी की शिक्षा की बात कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो फायदेमंद क्या होगा? प्रश्न का उत्तर दे और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर तो बहुत है, मोटिवेट करना है छात्रों को। तो यहाँ पर हम पहले जो देखे थे समावेशी शिक्षा वो रिपीटेड क्वेश्चन था जिसे जश्न मनाने की बात करता समावेशी शिक्षा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है पाठचर्या की घटकों में शामिल नहीं है। पाठचर्या के घटकों में शामिल क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। जी हाँ, शिक्षकों की जो भर्ती है और जो उनका ट्रांसफ़र है ये शामिल नहीं होगा पाठचर्या में, जबकि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें शामिल होगा, शिक्षण रणनीतियाँ शामिल होगी, आकलन मूल्यांकन शामिल होगा। तो यहाँ पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? इसका आंसर होगा एनसीएफ और पाठ्यपुस्तकें। जी हाँ, एनसीएफ और पाठ्यपुस्तकें जो है पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को बीच में रखता है। तो एनसीएफ। तो इसमें देखिएगा टोटल मैंने क्वेश्चन 20 सॉल्व किए हैं। टोटल क्वेश्चन मेरे पास 20 आए थे और कितने सबमिट करने वाला हूँ देखिए कितना होने वाला है। 20 में 20 कि नहीं है, 20 में 19 आ रहा है। जी हाँ, अब तीसरा जो स्टेप आएगा उसमें 20 में 20 ला के बताऊँगा। तो फिर से मैं देखता हूँ यहाँ पर फिर से रिटर्न होता है, रीडो में चला जाता हूँ क्योंकि ये लाइव प्रूफ है, मैंने खुद सॉल्व किया। तो पहले तो 20 में 18 आए थे, मुझे संतुष्ट नहीं हुआ। 20 में 19 आया, संतुष्ट नहीं हुआ। फिर 20 में 20 आएगा तभी मैं संतुष्ट होने वाला हूँ। जी हाँ, सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर है एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो मेरे लिए आसान हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं ज्ञान कौशल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा है मगर इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किस विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो है ये रूपरेखा कहलाती है। फिर राम दृष्टिबाधित छात्र है तो फिर रिपीट क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता है अच्छे पाठ्य पुस्तकों की? तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी हितैषी। देखिए इसमें ए ऑप्शन है, पिछले बार जब ये रिपीटेड था तो डी में चला गया था, मतलब क्वेश्चन वही है मगर ऑप्शन को आगे पीछे कर दे रहा है। तो आपको यहाँ पर शिक्षार्थी हितैषी वाला कॉलम को सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का
घटक नहीं है। तो देखिए फिर डिजाइन आ गया, डिजाइन वाला ऑप्शन होगा तो बिल्कुल 20 में 20 आके बताने वाला हूँ आपको मैं। गैर वैकल्पिक संचार प्रणाली मदद करती है इन बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने में। बच्चे क्या हैं, तो यहाँ पर विकलांग या बिना विकलांग बच्चे हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, आपको आंसर ऐसी चुटकी में याद हो जाएगा। अगर आप इसको कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मगर ये आपको चुटकी में आंसर याद हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है वर्ष 1986 में, 1986 में ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति थी ये तैयार की गई थी। क्योंकि इसके लिए मुझे जो क्वेश्चन को समझने में बहुत अधिक समय लगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको यहाँ पर डील कर रहा हूँ, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है बार बार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी थी, इसमें मुक्त सेवा की बात की गई थी। इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले जो 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की है। अगर ये जो निजी स्कूल इसको फॉलो नहीं करता तो उसको जो फीस है उसका 10 गुना जुर्माना या स्कूल का जो मान्यता रद्द करने की बात की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि भाई 1 लाख रुपए जुर्माना। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 20 आपका 2009 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हर शिक्षा के लिए, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर है, मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करने वाले 1 लाख रुपए तथा उसके बाद रोजाना 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर आप समय पर नहीं देते हैं जुर्माना तो प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। और देश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र या राज्य के हाथों में होगी। तो अगर ये कोई निजी विद्यालय है, हाई कोर्ट भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, तो उसके पक्ष में डिसीजन नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो बिल्कुल कानून बन गया है। और 2000 ये इसमें अधिकार भी है ना ये। चलिए आगे बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो इसमें आएगा पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो विद्यार्थी केंद्रित है, तो कहाँ से पाठ्यपुस्तक आएगा। यूडीएल किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है, तो उनकी क्षमताओं सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्र। तो यहाँ यूडीएल रिपीट हुआ नहीं है, वो ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता क्या है, स्कूली पाठ्यक्रम की चिंता यही है कि बच्चों का समग्र विकास हो, ये रिपीट हुआ है, बच्चों का समग्र विकास हो, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा है, मगर आप बिल्कुल इसको देखिएगा, क्योंकि 30 जो टोटल 28 मिनट का जो वीडियो है इसमें संपूर्ण 60 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और आप 20 में 20 ला सकते हैं। तो एक पाठ्यक्रम क्या है, एक पाठ्यक्रम क्या है, जैसे कि हमने चर्चा की कि पाठ्यक्रम क्या है, इसे सभी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है। तो ये सिलेबस है। जी हाँ, इसका आंसर वही था, ये भी नया क्वेश्चन है। गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम क्या है, तो क्या बात करेंगे इसमें कि हिडन पाठ्यक्रम तो इसमें नहीं है, मतलब इसका आंसर सी होगा, अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकता। जी हाँ, गुप्त है तो नहीं 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 है। तो चलिए, यदि कोई राज्य एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कि अवधारणा की बात करेगा। ऑप्शन ए है, अवधारणा की बात करेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठचर्या के लिए मान्य नहीं है, पाठचर्या के लिए मान्य नहीं होगा, तो इसका आंसर होने वाला है इसमें यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, भारत वाला जो ऑप्शन है वही आएगा, नहीं है में, फिर बाकी का है में आएगा। जी हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन के पहले हम देख लेते हैं कि पाठचर्या के लिए कौन सा मान्य है, कि यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। तो ये जो कॉलम है वो है में आएगा, मगर जो भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की दृष्टि प्रदान करता है, तो ये ऑप्शन नहीं में आएगा, भारत वाला। तो ये जो वीडियो है ये पहला जो मॉड्यूलर है उससे संबंधित क्वेश्चन पर है। अगला जो वीडियो आने वाला है वो सेकेंड मॉड्यूलर के संबंध पर होगा, जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि NEP 2020, इसका आंसर है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हो गया। अगला क्वेश्चन है सामाजिक रूप से वंचित समूहों
से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित फायदेमंद नहीं है। तो यूनिफॉर्म नहीं है। देखिएगा, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम प्रदान करता है प्रत्येक बच्चों को। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा बीच में। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बीच में आएगा आंसर। समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं कि विद्यालय में दंड या भय बच्चों में विद्यालय के प्रति अनुराग या लगाव पैदा नहीं करता। वही दूसरी तरफ बच्चों को सीखने में बाधा पहुंचाता है भी। अगर हम दंड देंगे बच्चों को तो वाकई स्कूल जाने से मना तो करते ही है। सीखना बच्चे में विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करने वाला सकारात्मक घटक है। अतः विद्यालयों में समावेशी माहौल बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में प्रोत्साहन देना। समुदाय के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विभिन्न रूप से शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त बालक सामुदायिक समस्या बन जाते हैं यदि उन्हें शिक्षित न किया जाए। इस प्रकार समुदाय समावेशी शाला के सहयोग से सामुदायिक गतिविधियों में सहयोग करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि निःशक्त बालक सामुदायिक समस्या बन जाते हैं यदि उन्हें शिक्षित ना किया जाए। ये लाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं, समावेशी कक्षा में निर्माण के लिए निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो माता पिता का सहयोग महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी विद्यालय शिक्षक और समुदाय की बात किया गया है। तो माता पिता का सहयोग इंपॉर्टेंट नहीं है समावेशी कक्षा के लिए। कक्षा में माता पिता तो शामिल होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आंसर यही होगा माता पिता, जो मुझे सोचने के लिए मजबूर किया था क्योंकि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि माता पिता होंगे मगर कक्षा की बात कर रहा, समावेशी कक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर माता पिता तो पारिवारिक वाला हो गया, परिवार वाला हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको काफ़ी देर तक ब्लू लाइन में करके सोचता रहा कि वाकई आंसर यही होगा कि नहीं होगा। कभी मुझे समुदाय लगा। तो चलिए आंसर हो गया माता पिता वाला। चलिए अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। तो इसका आंसर विकलांग और गैर विकलांग बच्चे होगा। ये रिपीट नहीं है क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन में। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकें। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 20 सही भी हुए हैं। इसका देखिएगा आप सॉल्व करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे सब आंसर आ जाएगा, मगर इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ओह सेड। देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स वाला जो कॉलम आ जाएगा आपको, लोडिंग टू कंटेंट, फिर यहाँ पर मैंने सॉल्व करने के बाद सबमिट कर लिया है। टोटल 20 में 20 हासिल करने के बाद फिर कॉन्ग्रेचुलेसन्स वाला आ गया है। तो आप ये वीडियो को काफ़ी लंबा भी है, कोशिश ये करूँगा कि आप बाकायदा इसका कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो आने वाला है मॉड्यूलर 2 पर। थैंक यू।